हमने क्या डिस्कस किया था? मेरी आवाज ऑडिबल है? बिल्कुल आ रही है जी मैडम। तो सर हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़े थे जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव असेसमेंट थे। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिक वैल्यू पे बेस्ड होते हैं, सब्जेक्टिव अजम्पशन बेस्ड होते हैं और असेसमेंट जो है वो न्यूरोकॉग्निटिव, साइकोफिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोएनर्जी, बायोमोलिकुलर ये होते हैं जो कि अलग-अलग सिस्टम्स पर किए जाते हैं। और इसमें नॉन इन्वेसिव मेथड्स यूज किए के बारे में बताया था जिसमें बॉडी को बिना इन्वेसिव किए उसका यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम के बारे में बताया था जिसमें ब्रेन वेव्स का यूज करते हैं न्यूरल एक्टिविटी को देखने के लिए। अलग अलग वेव्स चेक की जाती हैं 5 टाइप की। उसके बाद आ जाता है FNIRS जो कि है फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि एमआरआई की मशीन की तरह ही होता है और जिसमें ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। उसके बाद आ जाता है फोटोफिलिट्रोसोमोग्राफी सोमोग्राफी जिसमें फिंगर टिप से यूज करके ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। उसमें हार्ट रेट और पल्स रेट भी चेक होता है। एक तरह से जो ऑक्सीमीटर होता है उसी की तरह उसका फंक्शन होता है। और उसके बाद आ जाता है ट्रांसक्रेनियल ड्रॉपलर जिसमें ब्लड वॉल्यूम हाई एक्यूरेसी होती है इसकी और ब्लड का लेवल और वॉल्यूम चेक किया जाता है। और फिर ब्लड प्रेशर जिसमें डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, स्पायरोमीटर, उसमें लंग्स की कैपेसिटी मेजर की जाती है। पॉलीसोमनोग्राफी PSG जिसे बोलते हैं उसमें स्लीप की स्टडी होती है कि अलग-अलग यौगिक प्रैक्टिसेस के ड्यूरेशन में स्लीप पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जिसमें हार्ट की फंक्शनिंग और उसकी वेरिएबिलिटी चेक होती है जिसमें HRV अलग-अलग टाइप की उसकी मेजरमेंट चेक करते हैं। उसके बाद आ जाता है गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन। ये ये ऑरा के लिए होता है और चक्र अलाइनमेंट चेक किया जाता है इससे। वेरी गुड मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप बता रही हो। तो बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। मैं दोबारा से क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सब्जेक्टिव क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव कवर किया था। कुछ टूल्स रह गए थे, वो मैं आज लास्ट में कवर कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव टूल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकली होते हैं वो। जैसे एनबेक टेस्ट है, स्ट्रोक टास्क है, डिजिट स्पेन फॉरवर्ड बैकवर्ड है, लंदन ऑफ टावर है, कोर्सी ब्लॉक टास्क है। ये भी ऑब्जेक्टिव टूल्स में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारा जो मशीन करके हमें बताए, उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि मशीन के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। इसलिए वो गलत को गलत ही बताएगी, सही को सही बताएगी, अगर वो मशीन रिलायबल और वैलिड है तो। सब्जेक्टिव, क्योंकि ये ह्यूमन बेस्ड होते हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट, ह्यूमंस भैया सब लोग मूडी होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, सभी लोग होते हैं, हर टाइम पे सबका अपना अपना मूड। तो सब्जेक्टिव, आज आप पॉजिटिव हो, कल क्या पता 2 घंटे बाद आप नेगेटिव हो जाओ, अगले दिन बहुत गुस्सा आ जाए, अगले दिन बहुत एग्रेसिव हो जाओ। तो सब्जेक्टिव जो स्टेट होती है हर पर्सन की चेंज होती रहती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्टेट एंड ट्रेट का, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। स्टेट क्या होता है, जैसे कि स्टेट असेसमेंट बोलते हैं, एक ट्रेट असेसमेंट होता है। स्टेट का मतलब कि जो
उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अगर आपके अंदर कुछ चेंज आए हैं तो दैट इज स्टेट असेसमेंट। स्टेट असेसमेंट जो होती है लॉन्ग टर्म, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ज्यादातर जो यूज की जाती है उसको स्टेट असेसमेंट बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे से। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे सब्जेक्टिव असेसमेंट्स के ऊपर कि सब्जेक्टिव असेसमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चनर्स पे ओवर हुई थी। तो क्योंकि सब्जेक्टिव में मेनली जो है क्वेश्चनर्स ही होते हैं, इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है वो भी इसी के अंतर्गत ही आती है। और इसमें लिकर्ट स्केल को फॉलो किया जाता है। वो 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है। जैसे ये मैंने एक फोटो ली है 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल की, जैसे कि वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नाइदर डिसफ, यानी कि ना तो डिसफाइड है और ना सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। तो इस तरीके से वेरी पुअर, पुअर, एक्सेप्टेबल, पुअर, गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से ये जो जितने भी इस टाइप के जो स्केल्स होते हैं उसको हम लिकर्ट स्केल भी बोला जाता है। कि लिकर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया चीजें हम लोगों को समझने के लिए, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं होती। हालांकि इसको भी न्यूमेरिकल में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव टूल्स इनको नहीं बोल सकते हम। हालांकि नंबर इनमें भी कैसे दिए जाते हैं, जैसे कि वेरी डिससेटिस्फाइड को 1 मार्क्स दे दिया, डिससेटिस्फाइड को 2 मार्क्स दे दिया, नाइदर डिससेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड को 3 मार्क्स दे दिया, सेटिस्फाइड को 4 मार्क्स दे दिया और वेरी सेटिस्फाइड को 5 मार्क्स दे दिया। इसी तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ ले। जैसे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मैं रेटिंग लेता हूँ आप लोगों से कि प्लीज गिव रेट्स आवर टीचर्स, मयंक सर कैसा पढ़ाते हैं, निशा मैडम कैसे पढ़ाती हैं, पुष्पा मैडम कैसा पढ़ाती हैं, तो आप स्केल दीजिए कि आप सेटिस्फाई हो, कितने सेटिस्फाई हो। इट इज ऑल्सो क्वेश्चनर्स। जितने भी प्रकार के सर्वे होते हैं, सर्वे सभी क्वेश्चनर्स के जरिए ही होती है। आप कहीं पर भी गए होंगे किसी हॉस्पिटल में भी, वहां पर भी आपसे क्वेश्चनर्स भरवाए जाते हैं जो रिसर्च लेवल के जो होते हैं कि आप लास्ट में रेट दीजिए। किसी मॉल में जाते, अच्छे मॉल में आप जाओगे, कुछ एक मॉल्स में ना एक रिसिप्ट भरवाई जाती है, जब आप निकलते हो वहां से पूछते हैं कि मॉल की आपकी कैसी रही, एक सजेशन आप दीजिए, मॉल आर यू सेटिस्फाई विद आवर फैसिलिटीज। तो ये सभी के सभी क्वेश्चनर्स है। तो हम रिसर्च लेवल की बात करते हैं, तो हम रिसर्च में अब जरूरी हो जाता है कि वो क्वेश्चनर सही होना चाहिए। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने भी गलती की थी अपने मास्टर के दौरान, क्योंकि हमारे टीचर्स ने गाइड नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मास्टर में टॉपिक लिया इफेक्ट ऑफ योगा एक्सरसाइज ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये मैंने अपनी मास्टर में अपना टॉपिक लिया प्रोजेक्ट का। अब क्या किया मैंने, तो भैया किसी ने गाइड किया ही नहीं, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता था मास्टर के अंदर भी रिसर्च पेपर नाम की भी कोई चीज होती है। तो ना टीचर ने हमें बताया, तो मैंने क्या किया 17-18 क्वेश्चंस खुद जनरेट कर दिए कि ओके भैया सिंपैथेटिक एक्टिविटीज क्या होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज क्या होती है, उसके बेस पे खुद ही क्वेश्चंस को डिजाइन कर दिया। और अपना 1 महीने योगा इंटरवेंशन कराई और सर को दिखा दिया रिजल्ट, सर भी खुश, सर को भी नहीं पता था। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही हाल है, लेकिन ये सही मेथड नहीं है। तो हमें नहीं पता था उस टाइम के लिए, वो ठीक है,
लेकिन रिसर्च में ये मेथड नहीं चलेगा। तो बहुत सारे लोग पीएचडी में भी इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, खुद ही क्वेश्चन बना के खुद ही उसको कर देते हैं। और कुछ एक यूनिवर्सिटीज तो ऐसी होती है उनको पास भी कर देती है, ऐसे महान महान यूनिवर्सिटीज हैं पीएचडी लेवल में भी, है ना। तो लेकिन वो पेपर पब्लिश नहीं हो सकता किसी भी जर्नल में इस टाइप का। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है रिलायबिलिटी का और वैलिडिटी का। हाँ, कई बार क्या होता है कि जो चीज आप देखना चाह रहे हो वो चीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हालांकि हाँ, 1000 से ज्यादा क्वेश्चनर है, आप गूगल पे जब सर्च करोगे तो फिर भी कई बार नहीं मिल पाती। तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम आप खुद का क्वेश्चनर डेवलप कर सकते हो। जैसे आप जब आप योगा मॉड्यूल डिजाइन करते हो, क्योंकि अभी योगा नई नई फील्ड है, अभी बहुत ज्यादा मॉड्यूल नहीं है मार्केट में। रिसर्च के अंदर मेमोरी का मॉड्यूल है, पर्सनैलिटी का मॉड्यूल है, आइज का मॉड्यूल है। अरे अरे फोन इसी टाइम सारे करेंगे, 1 मिनट दीजिए मुझे। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही। हाँ जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से मॉड्यूल के बारे में। अक्सर बच्चे मॉड्यूल डिजाइन करते हैं, जैसे सिंगारिका है, वो भी बीएचयू में, वो भी अपना मॉड्यूल डिजाइन कर रही है इसके ऊपर। कुछ लेडीज से प्रॉब्लम से रिलेटेड है इसका मॉड्यूल। मनीषा मैडम है, उन्होंने मॉड्यूल डेवलप किया है बच्चों के ऊपर। तो मॉड्यूल के एक अपने तरीके होते हैं, उसको वैलिडेट करवाना पड़ता है। आप अपने जैसे 20 से 30 कम से कम हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स उसको रेटिंग देते हैं। वो जब पास होता है उसके बाद में आप उस मॉड्यूल को अप्लाई कर पाते हो, अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते हो आप। मॉडल डेवलपमेंट की हम एक अलग से क्लास करवाएंगे, मनीषा मैडम से ही करवाएंगे क्योंकि उन्होंने किया है डेवलप। तो अभी मैं आपको बता रहा था इसी तरीके से क्वेश्चनर्स को भी डेवलप किया जा सकता है। तो हम आते हैं अभी यहाँ पे, अभी मैंने एक सब वर्ड यूज किया, वैलिडेट और रिलायबिलिटी। आपको रिसर्च में ये 2 वर्ड बहुत जरूरी है समझने, क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू होगा ये चीज आपसे पूछी जाती है हमेशा कि why you selected this tool, this questionnaire, give the justification, how much it is reliable, how much it is valid। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कैन एनीबडी एक्सप्लेन what is reliability and what is validity? You all are doing research. Can anybody give me answer? सर वैलिडिटी लाइक जो क्वेश्चनर होता है उसमें जो कंस्ट्रक्ट बनते हैं और आइटम्स बनते हैं, वो कंस्ट्रक्ट और आइटम्स की वैलिडिटी एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू उसको वैलिड किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। और रिलायबल मतलब कि जो हमने उसके अंदर आइटम्स लिए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो किसी भी टेस्ट करें वो सेम आंसर देना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। आई थिंक सो दैट। वेरी गुड, रिलायबल का बहुत अच्छा आपने आंसर दे दिया, मेरा आधा काम आपने कर दिया गिरिराज सर समझाने का। रिलायबल ह्यूमंस की भी बात करते हैं ना भैया, ये ह्यूमन ये रिलायबल है क्या? ये दोस्त तो रिलायबल ही नहीं है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, अगले दिन कुछ और बोलता है, ये अपनी बात का ही नहीं पक्का। तो दैट इज रिलायबल। ठीक इसी प्रकार से हम रिसर्च में जो मेजरमेंट करते हैं, कल कुछ मेजर किया, आज कुछ मेजर किया, ज्यादातर जो चाइनीज माल होते हैं वो ऐसा होती है, उनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती ना चाइनीज माल की।
कल कुछ और बता रहा था बीपी, आज कुछ और बता रहा, परसों कुछ और बता रहा, जबकि आदमी ऐसा कैसे ही है ना। इसलिए हर एक टूल को यूज नहीं किया जा सकता, उस टूल की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट से एफिलेट होनी चाहिए वो चीज। ऐसे ही क्वेश्चनायर रिलायबल होना चाहिए, उसी क्वेश्चनायर को आप रिसर्च में यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने खुद के क्वेश्चनर बना के बैठी है, लेकिन उनको रिलायबिलिटी वैलिडिटी से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनका कोई यूज भी नहीं होने वाला रिसर्च में। इंडिया में मान लेंगे छोटी मोटी खुद की जर्नल है, पब्लिश करा दिया, ऐसे करा दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे होती है, लेकिन आप जब इंटरनेशनल लेवल की बात करोगे तो वहां पे ये चीज पूछी जाएंगी आपसे, बताओ रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, क्यों आपने ये चीज ली। हर छोटी छोटी चीज का आपको पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए रिसर्च के अंदर, तभी आप रिसर्च में टिक पाओगे अच्छी तरीके से। और टाइम पास रिसर्च करनी है तो भैया तो कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, तो वैसे गिरिराज सर ने बता दिया है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ एक बार और, कि रिलायबिलिटी मीन्स कि कंसिस्टेंसी, कि वो पर्सन, यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट की बात हम करते हैं, कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना कंसिस्टेंस है, कितना कंसिस्टेंस है। कि यहाँ पे 5 kg है, एक बार में कोई मशीन है उसने 5 kg वेट बताया है, अगले दिन मैपा फिर 5 kg ही दिखा रहा है, चाहे वो वेट 6 kg ही क्यों ना हो, लेकिन हर बार वो, जैसे कि पहली बार उसने मेजर किया कि वो 1 kg कम ही दिखाती है, वो मशीन ही 1 kg कम दिखाती है, तब भी हम उसको रिलायबल बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर बार टोटल स्कोर में से 1 kg ही कम दिखा रही है, तो दैट इज ऑल्सो रिलायबल। बट एग्जैक्टली नहीं दिखा रही है, वो क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। what it is exactly measuring, that is validity। 6 kg को 6 kg ही बताना, जो चीज एक्चुअलिटी है एक्चुअलिटी ही बताना, इसका मतलब होता है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, जो चीज एक बार किसी को बताई, अब उसी चीज को दोबारा से बताया, फिर वही चीज आना, सेम आंसर आना। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपको आइटम दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैंने 6 kg का एक चीज नापी, लेकिन ये हमें यहाँ पे भी है तो धोखाधड़ी वाला, यहाँ पे इसने मैग्नेट लगा रखा है 1 kg का, और ये बता रहा है कि ये तो 5 kg है, ठीक है। अब अगले दिन फिर सेकंड टाइम हमने यहाँ पे 8 kg मशीन सामान को डाला, तो यहाँ पे 7 kg बता रहा है ये, मतलब कि यहाँ पे मशीन ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही है, लेकिन हमें ये पता है कि वो जितनी भी वैल्यू बता रही है वो टोटल वैल्यू से 1 kg कम बता रही है, तो इसका मतलब भी दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल। कंसिस्टेंस होना, बार बार जब मेजर करे सेम चीज को रिपीट करना, दैट इज रिलायबिलिटी। अब बट ये मैंने जो 6 kg और 8 kg का एग्जांपल दिया है ये वैलिड नहीं है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्यों वैलिड नहीं है। एक्यूरेट वेट नहीं बता रहा है, हर बार वेरी अलग गुड, अलग डिफरेंट। यानी कि जो एक्चुअल है वो एक्चुअलिटी को नहीं बता रहा, इट मींस इट इज नॉट वैलिड। 6 kg को 6 ही बताएगा तो उसको वैलिडेट बोलेंगे, दैट इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड इंस्ट्रूमेंट। जैसे हाइट यहाँ पे है भैया 5 फीट, 5 वैलिड, फिक्स हो गया, थप्पा लग गया, गवर्नमेंट का थप्पा लग गया, दिस यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड, सुना होगा ना आपने, इट इज वैलिड। ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है सर्टिफिकेशन में, वैलिड।
मतलब ऑथराइज है वो चीज। हाँ, हालांकि गड़बड़ कर जाते हैं इंडिया में तो वैलिड होने के बाद भी, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता। जिसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है तो मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर है, तभी उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली है, तभी वो उनके अंदर वैलिडिटी उनको मिली है। तो रिसर्च में जब आप किसी भी क्वेश्चनर्स को पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा आगे का एक एक्सप्लेनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम रिसर्च की बात करते हैं। कि नीचे देखेंगे आप लोग, रिलायबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द आउटकम्स आर कंसिस्टेंट व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मोर देन वंस। कितनी बार भी कर लो रेट सेम आएगा, सेम रिजल्ट को बताएगी। इट मीन्स दैट इज रिलायबल, दैट इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। Valid, validity is the extent to which the instrument that are used in the experiment measure exactly, ये वर्ड यहाँ पे बहुत काम का, exactly what you want them to measure। बीपी चेक करना है तो वो बीपी ही बताएगा, ऐसा नहीं है कल बीपी बता रहा था आज टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ये उठ सकता है आप लोगों के माइंड में कि भैया वैलिड और रिलायबिलिटी दोनों अलग अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। देखो भैया, पहले डायग्राम देखो आप, 4 डायग्राम यहाँ पे आप लोगों के सामने। मान लो कि ये जो सेंटर पॉइंट है फर्स्ट डायग्राम में, ये हमारा है टास्क। इसको आप ऐसा लगा लो कि ये हमारी बीपी मशीन है और हमें बीपी मेजर करना है। ठीक है, और मार्केट से हम डिजिटल टूल ले आए, और डिजिटल टूल्स आपको पता है कि कई बार थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं बताते, वो कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते हैं। बहुत सारे जो चाइनीज माल होते हैं ज्यादातर वो ठीक से डेटा में नहीं देते एग्जैक्ट। देखिए पहले में नीचे क्या लिखा हुआ है, रिलायबल बट नॉट वैलिड। अब रिलायबल क्यों यहाँ पे बोला गया है, मैंने अभी समझाया था वेट के एग्जांपल से, कोई माइंड यूज कर सकता है अपना। फर्स्ट डायग्राम को क्यों रिलायबल बोला गया, मैं इसको थोड़ा और क्योंकि बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को। क्योंकि सारे टारगेट एक ही जगह है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। अब आपको बड़ा दिखेगा, देखिए फर्स्ट डायग्राम देखिए आप। अरे यार, हो गया? सारे टारगेट एक ही जगह पर है, वेरी गुड। अभी मैंने बताया था ना वो एक ही चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वहां पे। तो फर्स्ट जो है इट इज रिलायबल बट नॉट वैलिड। वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटर टारगेट पे नहीं है। वेरी गुड। सेंटर का मतलब कि विच वी वांट टू मेजर, जो हमारा टारगेट था वो तो मेजर ही नहीं कर रही यहाँ पे। इट मींस इट इज नॉट वैलिड बट इट इज रिलायबल। सेकेंड डायग्राम देखते हैं, लो वैलिडिटी एंड लो रिलायबिलिटी। इसका मतलब कोई समझा सकता है हमें, कोई और पर्सन? ये स्कैटर्ड है। ओके। यस सर। कोई और पर्सन, हाँ नए नए पर्सन सामने आओ। यस यस, सर। सर ये रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो जो हमें टारगेट करना है, एक तो ये रिपीटेड नहीं हो रहा है जहाँ पे हमें चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं है एक जगह की। ऊपर से वैलिडिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वहां पे वो एम ही नहीं कर रहा। वेरी गुड वेरी गुड। कि कभी कुछ रेट बता रहा है कभी कुछ रेट बता रहा है, देखिए अलग अलग जा रहे हैं भैया टास्क इसके। तो मतलब कि लो बोलेंगे इसको, बिल्कुल नहीं है। तो अगर इस जो फोर सर्कल है हमारा उसके भी बाहर अगर वो स्केटर हो, उसको बोलेंगे कि इट इज नॉट रिलायबल, इट इज नॉट वैलिड 100%। बट हाँ हाँ, सर्कल के अंदर तो डॉट आ ही रहा है, तो मतलब कि लो है, वेरी लो। बाहर की तरफ जा रहा है तो वेरी लो हम बोल सकते हैं। मतलब इट इज लो वैलिड एंड लो रिलायबल। मोटे मोटे मच्छा।
नेक्स्ट नंबर 3 डायग्राम। यस, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? रिलायबल एंड नॉट रिलायबल, नॉट वैलिड। In both the cases, it is not targeted. हाँ, देखिए यहाँ पे अब अगर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की बात करता हूँ, अगर आप उस हिसाब से समझेंगे तो इसको आप जल्दी से समझ पाएंगे। देखिए सेकंड डायग्राम में ऊपर को आप लगा लीजिए, जो डॉट से ऊपर के हैं दैट इज पॉजिटिव और डॉट से नीचे के हैं दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू यहाँ पे ली गई थी, इसलिए लो यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे तो ना तो एग्जैक्ट बताई जा रही है और नेगेटिव की तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इस डायग्राम को नॉट रिलायबल बोल दिया गया। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% सर्कल से बाहर आएगा उसको बोलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मेजोरिटी है ओनली पॉजिटिव की मिल रही है, इस बेस पे भी इसको नॉट रिलायबल बोला गया है। यहाँ पे नॉट रिलायबल और नॉट वैलिड। ओके, फोर्थ डायग्राम को कौन समझा सकता है? सर एग्जैक्ट पोजीशन पर है और टारगेट पर भी है सभी। वेरी गुड। जो रिपीट की गई हैं बार बार रिपीटिशन में भी सही है। एक बार तुक्के से JRF नहीं निकल गया, बार बार एग्जाम के हर बार वो JRF ही निकाल रहा है, हर बार वो सेम स्कोर ही आ रहा है एग्जाम में। इसका मतलब उसकी मेहनत है, उसको नॉलेज है, इसलिए वो हर बार एग्जाम क्लियर कर रहा है। एक बार गलती से तुक्का लग के निकल गया और दोबारा फिर निकले ही ना, तो वो इट मीन्स और ही इज नॉट रिलायबल। बट हर बार उसका एग्जाम निकल रहा है, हर बार उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स दैट इज रिलायबल पर्सन, एक्चुअल नॉलेजेबल पर्सन। ओके, तो कुछ डिफरेंस है, मैं ज्यादा तो टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये चीज आप खुद अपने आप में पढ़ेंगे, रिलायबिलिटी वैलिडिटी। तो मेरा मकसद सिर्फ इन वर्ड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देना है रिसर्च में। अगर आप क्वेश्चनर अपनी रिसर्च में ले रही हो तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी को जरूर पढ़ना है आप लोगों को। अब ये कुछ एक जैसे कि अभी सर ने भी बताया था कि वो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके जरिए हम चेक करते हैं। क्रोनबैच अल्फा है, स्पिरो है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर बताते हैं कि उसकी एक तरीके से यहाँ पे एक लेवल बता दिया जाता है। जैसे आप इसको ग्रेडिंग भी समझ सकते हो स्कूल टाइम में, या आप लोगों को जो स्कोरिंग मिलती है यूनिवर्सिटीज में परसेंटेज कि अगर आपका जो स्कोर है क्वेश्चनर जो जो भी पढ़ेंगे आप क्वेश्चनर को, उसमें मिलेगा इसको बोलते हैं, ये जो अल्फा लिखा होता है ना, इट मींस क्रोनबैच अल्फा। ठीक है, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को बताता है, इट मींस कि इंटरनल जो हमारी रिलायबिलिटी होती है उसको बताता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअल में कितना रिलायबल है, वो जो टूल है वो कितना रिलायबल है। अगर उसकी वैल्यू 0.9, देखिए 100% तो कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता 100%, कुछ ना कुछ अप डाउन सब में होते हैं। अगर वो 0.9 से ज्यादा उसकी वैल्यू है, 100% का मतलब 1 इज बेस्ट टू बेस्ट 100%। तो अगर 0.9 से भी ज्यादा स्कोर है किसी का, 0.9 to 1 के बीच में जो है, इट मीन्स दैट इज एक्सीलेंट, इट इज रिलायबल। कुछ क्वेश्चनर्स की जो वैल्यू है 0.9 से 0.8 के बीच में होती है, इट मीन्स दे आर गुड क्वेश्चनर। यू कैन टेक these questionnaires in your research also। कुछ की वैल्यू थोड़ा कम होती है 0.8 to 0.7, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। रिसर्च आपका पब्लिकेशन हो जाएगा, बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत बुरे भी नहीं है। यहाँ पे आप लगा लीजिए 0.7 से ज्यादा अगर उसकी वैल्यू है, ठीक है, तो उसको लिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में भी इस फॉर्मूले को लगाते हैं ना कि इतने परसेंटेज से ऊपर वाले बच्चों को ही हम लेंगे, बाकियों को हम नहीं लेंगे, ऐसे रिसर्च में होता है।
अगर उस क्वेश्चनायर की वैल्यू 0.7 से ज्यादा है तो उसको ले लिया जाता है, 0.67 के बीच में है तो डाउट में रहते हैं, वो डिपेंड करता है वो कौन सा क्वेश्चनायर है। और इस 0.6 से नीचे तो लेते ही नहीं है रिसर्च में, उस क्वेश्चनायर को कैंसिल कर देते हैं। यू कैन नॉट यूज दैट क्वेश्चनायर इन योर रिसर्च। ओके, तो जो भी क्वेश्चनर आप ले रहे हैं, आप स्लीप का ले रहे हैं, स्ट्रेस का ले रहे हो, एंजाइटी का ले रहे हो, डिप्रेशन का ले रहे हो, उसकी रिलायबिलिटी आपको चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कितना रिलायबल है, 0.6 से अगर डाउन है तो तुरंत कैंसिल कर दीजिए, कोई पेपर पब्लिकेशन मिलेगा ही नहीं। एक कॉमन सी ये भी थिंकिंग, अगर 0.6 से अगर ज्यादा अगर उसकी रिलायबिलिटी है तभी वो पेपर पब्लिकेशन होता है, अदरवाइज अच्छे जर्नल में तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो पब्लिकेशन हो जाए उसका। लेकिन फिर भी आपको मैनुअल में जाकर के चेक करना चाहिए कि हाउ मच इट इज रिलायबल। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यू का आपको दिया है। सर ये क्या सॉफ्टवेयर से पता चलता है जो आपने बताया? नहीं, मैनुअल से। कैसे सर? मैनुअल का मतलब पहले समझिए, मैनुअल होता क्या है, शायद आपको यही नहीं पता इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा ही है ना। जी सर। मैनुअल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप फ्रिज खरीदने जाते हो मार्केट से, नया फ्रिज आपने खरीदा तो साथ में एक बुकलेट आती है, टीवी, एलसीडी, लैपटॉप, एक बुकलेट आती है ना, आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट की एक बुकलेट होती है। उस बुकलेट में मेंशन होता है कि इसको कैसे यूज करे, कैसे यूज करे, कब करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, उसकी सारी डिटेल्स उस बुकलेट में मेंशन होती है। क्लियर, समझ पा रही हो आप? जी सर। जी सर। ये मैंने प्रैक्टिकली मैनुअल बोल रहे हैं। लेकिन रिसर्च में मैनुअल क्या होते हैं, जो क्वेश्चनर डेवलप किए हैं उस रिसर्चर ने, जिसने डेवलप किया है वो वहां पे देगा कि कैसे स्कोरिंग करनी है, उसका बहुत डिटेल में। एक क्वेश्चनर आपके सामने चाहे 2 पेज का हो लेकिन उसका मैनुअल 50-100 पेज का मिलेगा, क्योंकि वो डीप होता है, टच करेगा कि ये पॉइंट्स उसने टच किए हैं, कैसे कैसे लिया है। वो मैनुअल आप स्पेशली सर्च करेंगे, मान लो आपको PSQI, पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, ये आपका एक क्वेश्चनर है स्लीप से रिलेटेड। अब उस क्वेश्चनर को आप जाओ गूगल पे टाइप करो, पहले तो आप PDF निकालो इसकी, PDF में तो खाली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन वहां पे रिलायबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। फिर आप डालो PSQI मैनुअल, जो भी क्वेश्चनर का नाम है उसका मैनुअल टाइप करो, वो मैनुअल 40-50 पेज का मिलेगा, उसको पढ़ो, उसके अंदर मिलेगी रिलायबिलिटी आपको। वो पढ़नी बहुत जरूरी है, खाली क्वेश्चनर नहीं ले लेना। गूगल पे आधे से ज्यादा फालतू के क्वेश्चनर्स हैं, कहीं आप अपनी रिसर्च में ले लो और बाद में आपको पछतावा हो, ऐसा का मत करना। इसलिए पहले ही ये चीजें चेक कर लेना, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। अनिरुद्ध हमारा फ्रेंड है बरकतुल्ला में, उसका PhD का इंटरव्यू हो रहा था तो उससे उसने कुछ स्क्रीनिंग का कुछ टॉपिक लिया और बोला कि ये मैं टूल यूज करूंगा, और इंटरव्यू के दौरान सीधा बोला कि ओके बताओ इसकी रिलायबिलिटी क्या है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा टूल आप ले रहे हो, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है ऐसी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टली टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स। सॉरी, पहले हम यूज कैसे करें क्वेश्चनर को, उसके बाद में टाइप्स पे जाएंगे। ठीक है, कि क्वेश्चनर कैसे कैसे यूज किए जा सकते हैं। पहले तो स्क्रीनिंग के रूप में यूज कर सकते हैं हम। दूसरा हम असेसमेंट, आप लोग को अभी असेसमेंट का ही पता होगा, असेसमेंट के बारे में तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्क्रीनिंग में मुझे हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो, बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? सैंपल स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग। रिसर्च में कहाँ यूज की जाती है? हाँ, सैंपल स्क्रीनिंग। वेरी गुड, कोई एग्जांपल दे सकती हो आप?
जैसे हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा है उस हिसाब से आपने क्वेश्चनर्स बनाए हो, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सैंपल को किसको इंक्लूड करना है, किसको वेरी एक्सक्लूड करना है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में ही इसको कवर करके आगे बढ़ता हूँ। आप लोग सिनॉप्सिस डिजाइन कर रहे हो सभी लोग, तो उसमें स्क्रीनिंग टूल रखेंगे तो आपकी सिनॉप्सिस का वेटेज होगा। आपकी रिसर्च की वैल्यू होती है जिस रिसर्च में स्क्रीनिंग टूल को यूज किया जाता है। स्क्रीनिंग टूल कैसे डिसाइड करें, ये बड़ा क्वेश्चन है, और कौन सा यूज करें। जैसे कि आपकी पॉपुलेशन मान लेते हैं कि कोई स्कूल है, स्कूल के बच्चे, दे आर योर पॉपुलेशन, ओके। तो अब आपको, आपका टारगेट क्या है, व्हाट्स योर एम, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आप कौन सा स्क्रीनिंग टूल लो, और स्क्रीनिंग टूल की वैल्यू क्या है। स्क्रीनिंग टूल हमेशा जो डेटा होता है उसमें होमोजेनिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपका टास्क है कि आप स्कूल के बच्चों के ऊपर काम कर रहे हो, और आपका टास्क है कि आप भ्रामरी प्राणायाम आप करवा रहे हो, भ्रामरी प्राणायाम से आप बच्चों की मेमोरी चेक करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपने स्क्रीनिंग टूल को यूज नहीं किया, डायरेक्ट ही बच्चों को ले लिया, और गलती से आपने जो दिन 10 बच्चों को उठाया, 10 के 10 बच्चे क्लास के टॉपर हैं, तो क्या आपको लगता है आपकी जो टॉपर बच्चों के ऊपर आपका रिजल्ट मिलेगा आपको? वो तो ऑलरेडी उनकी मेमोरी बहुत सुपर डुपर है। या 10 के 10 बच्चे बिल्कुल नालायक उठा दिया आपने, तो क्या वो एक्चुअल डेटा में मिलेगा? नहीं मिलेगा। टारगेट क्या है, नॉर्मल नॉर्मल बच्चे हैं तो सबको लो, इसीलिए सैंपलिंग मेथड को यूज किया जाता है। रैंडमाइज कंट्रोल मेथड आपने सुना होगा, आरसीटी। उसमें पता नहीं होता, बाइसनेस नहीं होती उसके अंदर। आरसीटी स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इन द रिसर्च। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग टूल की। अगर आपका टारगेट है कि आप मेमोरी मेमोरी बढ़ानी है बच्चों को, लेकिन 2-3 बच्चे हैं वो तो दिमागी रूप से परेशान हैं, उनको तो पैरालाइज के दौरे पड़ते हैं, तो वो बच्चे आपका डेटा खराब नहीं कर देंगे? या क्लास के 5 बच्चे हैं जिनका एक्सीडेंट हो रखा है, क्या वो बच्चे आपका डेटा खराब नहीं कर देंगे? क्या उनका डेटा बाकी बच्चों के बराबर आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल बिखरा हुआ डेटा आएगा उनका। जो बच्चे कभी क्लास में आते ही नहीं है, और आपने, लेकिन वो क्लास के तो बच्चे हैं, उनको भी ले लिया। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है स्क्रीनिंग टूल की। जब आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन लेते हो ना अपनी सिनॉप्सिस में, वहां पे आता है स्क्रीनिंग टूल। अब यहाँ पे अगर आपका टारगेट है, वहां पे आप लिखते हो ना अटेंडेंस ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर अगर मैं क्लिनिकल स्टडी की बात हम कर रहे हैं अपनी यहाँ पे लेक्चर्स में ज्यादातर, तो हेल्थ से रिलेटेड, अगर आपका जनरल हेल्थ पे, आपका नॉर्मल हेल्थ, आपका जो सैंपल्स हैं, हेल्थ है पॉपुलेशन, आपकी हेल्दी पॉपुलेशन आपको लेना है, तो जैसे कि जनरल हेल्थ क्वेश्चनर है, उसको आप स्क्रीनिंग टूल के रूप में लो, तो सिर्फ हेल्दी बच्चे ही आएंगे, जो बीमार बच्चे होंगे वो आएंगे नहीं, तो आपका डेटा खराब नहीं होगा, है ना। आपका टारगेट है कि आपको मेंटल हेल्थ के बच्चों पे, आपको आपको ये देखना है कि बहुत ज्यादा जो बच्चे मेंटल रूप से परेशान है वो बच्चे आपके रिसर्च में ना आए, नहीं तो आपका डेटा खराब कर देंगे। तो एमएमई समथिंग एक क्वेश्चनर है, उसको यूज करो, मेंटल हेल्थ रिलेटेड। आपका टारगेट है कि आपको बच्चों के कॉग्निशन के ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है, कि ऐसे बच्चे मेंटली रिटायर्ड बच्चे नहीं होने चाहिए, या फिर मेंटली रिटायर्ड बच्चे ही लेने हैं आपको। देखो, या तो बिल नहीं लेने या फिर वही लेने हैं। अब मौका जैसे क्वेश्चनर है, मौका जो है
वो हमारी कोग्निटिव एबिलिटी को बताता है कि आप कोग्निटिव आप कितने स्ट्रोंग हो। उसमें स्कोरिंग होती है, 30 की स्कोरिंग होती है कि 25 से ऊपर उसको ओके बोला जाता है कि दैट आर हेल्दी। और उसके नीचे फिर वो धीरे धीरे वो 15 17 के पास वो एल्जाइमर के पेशेंट्स की में क्राइटेरिया में आ जाते हैं। अगर आपका टारगेट एल्जाइमर है या उस टाइप का कोई और है, ठीक है, तो उसमें वो वाले स्कोर जो बच्चे पाएंगे उनको आप स्क्रीनिंग के रूप में, तो यहाँ पे हमने मौका यूज किया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आप लोग समझ पा रहे हो स्क्रीनिंग टूल का मतलब क्या है और क्वेश्चनर कैसे स्क्रीनिंग टूल में हेल्प करते हैं हमारी। कोई डाउट है किसी को इससे रिलेटेड? क्लियर हुआ? यस नो आंसर करें, आगे बढ़ते हैं फिर हम। मैं पूछ लेता हूँ तब क्लियर होगा मुझे। चलिए वंशिका जी बताइए स्क्रीनिंग टूल, फिर हम आगे बढ़ता हूँ। वंशिका जी यस सर। रेस्टिंग मोड में लग रहा है। हाँ बोलिए। सर तो आपने स्क्रीनिंग टूल के बारे में बताया कि उससे हमारी साइनॉप्सिस या जो हमारा रिसर्च है उससे वेटेज मिलती है। और इसको स्क्रीनिंग टूल यूज करने से ऐसा है कि जो हमारे डेटा को खराब ना करे वो चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। जैसे अभी आपने वेरी गुड। मेंटल का एग्जांपल दिया, तो जो भी अगर हम उसका पॉजिटिव इफेक्ट चेक करना चाहते हैं, जो डेटा जो स्टूडेंट्स या फिर जो बच्चे जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बेकार है, तो अगर उनसे हमारा डेटा इफेक्ट होगा तो वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम उसके लिए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टूल्स यूज करते हैं। सो यही है। वेरी गुड। गिरिराज सर ने क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, शायद आपको आंसर मिल गया होगा गिरिराज सर। पॉपुलेशन का, कौन सी पॉपुलेशन लेनी है, यहीं पे क्लियर हो जाता है कि वो आपके डेटा को खराब तो नहीं करने वाली वो पॉपुलेशन। स्क्रीनिंग के रूप में आपको सिर्फ मेंटल रिटायर्ड ही लेनी है तो मेंटल रिटायर्ड वाले ले लो, हेल्दी लेनी है तो हेल्दी ही लो, बीमार ना हो। अब बीमार लोगों को आप सैंपल ले रहे हो और उसमें गलती से हेल्दी बच्चे आ गए तो आपको हेल्दी बच्चे डेटा खराब कर देंगे आपका। ओके, आपका एम ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा टूल यूज करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्रीनिंग टूल के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं। तो स्क्रीनिंग टूल में आप हेल्थ से रिलेटेड, ये मैंने देखिए और भी हो सकते हैं, मैंने अभी आधे घंटे में ही बनाई है सारी स्लाइड, जो मुझे याद आया मैं टाइप करता गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बनी है स्लाइड ये। हाँ जी सर एक बोलिए। क्वेश्चन सर, इसको जैसे आपने कहा कि आरसीटी सबसे बेस्ट होता है, तो जी इसको हम पर्सपेक्टिव सैम्पलिंग के उसमें नहीं रख सकते हैं? उसमें भी तो हम उद्देश्यपूर्ण, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है वैसे हम नहीं, सिलेक्ट करें उन लोगों को। आरसीटी में सैम्पलिंग रेंडमाइजेशन इम्पोर्टेंट है। वो सिलेक्ट कर लिया, चलो पर्सपेक्टिव आपने जो है अपने पर्सपेक्टिव आपने यूज कर लिया, ठीक है, पर्पस के अकॉर्डिंग। जी। तो वहां पे डेटा आपके सामने, मान लो कि आपका पर्पज है आपको आपको पैरालाइज के पेशेंट आपको लेने हैं, ठीक है, और किसी हॉस्पिटल में मान लो कि 100 पैरालाइज के पेशेंट्स हैं, लेकिन आपने क्या किया, आप खाली बॉयज बॉयज को ले रहे हो, गर्ल्स गर्ल्स को ले रहे हो, या अपने जानने वालों को ले रहे हो। आप अपनी मर्जी से उन 100 लोगों में से आपने सिलेक्ट कर लिया, तो वहां पे उसको बोल देते हैं वो कन्वीनियंस है या बायसनेस है उस डेटा के बायसनेस आ अंदर। जाएगी उसमें। लेकिन उन 100 लोगों में आपने एक लॉटरी मेथड लगाया, या ज्यादातर जो रिसर्च में हम यूज करते हैं ऑनलाइन रैंडमाइजर। ऑनलाइन रैंडमाइजर वो अपने आप से नंबरिंग बता देता है कि आप 100 लोगों को सीक्वेंस में वहां पे नाम लिख दो कि 5, 18, 25, 34, 42, 85, 77, वो अपने आप से जो जितने नंबर आपको चाहिएगी वो उन 100 को डिवाइड कर देगा। तो उसको बोलते हैं आरसीटी की, मतलब कि आरसीटी जो होती है वो उसके कोई अंतर्गत भी आ आती है, जाएगा उसमें। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आती है। रिसर्च में पढ़ा होगा ना, प्रोबेबिलिटी नॉन जी प्रोबेबिलिटी। जी तो सर। प्रोबेबिलिटी मतलब कि किसी का भी नंबर आ सकता है, इसी तभी तो रिसर्च बेस्ट होगी ना।
वही होगी ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2-4 ही बच्चे आंसर दे रहे हैं और मैं खुश हो जाऊं, यार राहुल तूने तो बड़ा अच्छा पढ़ाया, तो वो तो गलत हो गया ना। अब मैं जब आरसीटी लगाता हूँ, मैं एकदम से जीवंशिका जी खोलो, प्रियंका जी खोलो, निशा जी खोलो, मधु जी खोलो, अगर सबके नाम लिए, सभी लोगों ने, मैंने ओपनली नाम दिए और सब लोग आंसर कर पा रहे हैं, तो दैट इज रैंडमाइज। किसी से ही पूछ लो, सभी लोग अच्छे कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास अच्छी गई है। एक दो बच्चे को अच्छा बोलने से क्लास अच्छी नहीं जाती। ओके, ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। तो ये हो गया स्क्रीनिंग। तो आप लोग, मैं बोल, सजेशन है मेरा आप लोगों का, आप जरूर अपनी रिसर्च में स्क्रीनिंग टूल को रखिए। सर मेरा एक उससे डेटा क्वेश्चन है में सर। होमोजेनिटी आएगी। होमोजेनिटी मतलब कि जो आप चाह रहे हो वही डेटा आपको मिलेगा। जी भारती मैडम। हाँ, ये एक्चुअली मैंने जितने आर्टिकल पढ़े उसमें रेंडमाइजेशन कैसे किया है, पहले वो फिगर ले ली पॉपुलेशन की और फिर रेंडमाइज कर लिया, फिर उसमें जाके बाद में स्क्रीनिंग से इतने निकल गए ऐसे बताते, तो पहले स्क्रीनिंग क्यों नहीं होता? पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो पहले करने से फायदा है ना कि आपकी सैंपल साइज फिर मालूम टाइम पड़ेगी वेस्ट कि इसमें ज्यादा कोई। होता है स्क्रीनिंग में मैडम। अच्छा अच्छा, इसीलिए बाद में करते हैं। तो फिगर जैसे डेटा आ मैं करना जाता है तो एग्जांपल देता एक्सक्लूड हूँ, करना इजी हो जाता है, आई थिंक सो। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, कंसोर्ट डायग्राम बनाता हूँ। मान लो आपके कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, ओके, 2000। जी अब 2000 बच्चों में से आपको 100 बच्चे चाहिए अपने रिसर्च के लिए। अब आप 2000 बच्चों का स्टार्टिंग में तो स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। जी स्टार्टिंग में आप समझ नॉर्मल में। मेथड लगाएंगे कि भैया मुझे तो योगा बैकग्राउंड के बच्चे चाहिए, योगा डिपार्टमेंट के, ठीक है। अब योगा डिपार्टमेंट के 500 बच्चे आ गए, ठीक है। अब नॉन योगा के देखो, बिना स्क्रीनिंग के ही हट गए बाहर, क्या जरूरत है हमें सभी पे स्क्रीनिंग टूल लगाने की, क्यों इतने पैसे और टाइम वेस्ट करें हम। अब इन 500 में हमने बोल दिया भैया हमें तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे चाहिए, 200 बच्चे रह गए, मास्टर के और पीएचडी के बच्चे निकल गए। यानी कि यह एज ग्रुप लगा दिया कि हमें 18 से 20 के बच्चे चाहिए जिसकी एज है, बाकी 18 से नीचे वाले नहीं चाहिए, 20 से ऊपर वाले नहीं चाहिए। अब 200 बच्चे बच गए, ठीक है। अब और भी आप यहाँ पे स्क्रीन टूल लगा सकते हो। अब यहाँ पे 200 बच्चे मेन आ गए आपके। अब इन 200 बच्चों में अब ये बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप 18 से 20 के बीच में है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन टूल लगाएंगे। मान लो आपका जो टारगेट है वो आपको हेल्दी पार्टिसिपेंट चाहिए, जो हेल्दी हैं, बीमार बच्चे आपको नहीं चाहिए। हेल्दी के लिए जैसे GHQ एक क्वेश्चनर होता है, जनरल हेल्थ क्वेश्चनर, ये 4 टाइप का होता है। एक में 12 क्वेश्चनर होते हैं, एक में 28 होते हैं, एक में 30 होते हैं, एक में 60 समथिंग होते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, पेड है, ये पैसे देने पड़ते हैं इसको खरीदने के लिए। तो अब यहाँ पे हमने आपने देखा कि जब आपने जनरल हेल्थ क्वेश्चनर 200 लोगों बच्चों से भरवाया, उसमें 50 बच्चे ऐसे थे जो हेल्दी नहीं थे। वो क्वेश्चनर का स्कोर आपने देखा, भैया क्वेश्चनर का स्कोर तो 12 है और 12 में से, या 100 स्कोर है और 100 में से कुछ बच्चे जो 70 से नीचे स्कोर आया, मतलब कि दे आर अनहेल्दी। तो उनको आपने मान लो 50 बच्चे एक्सक्लूड कर दिए, तो 150 बच गए। अब 150 आपके मेन बच्चे हो गए। अब यहाँ पे आप आरसीटी यूज करेंगे, ऊपर आरसीटी यूज करना यूजलेस है। यहाँ पे आप अब मेथड लगाइए ऑनलाइन रैंडमाइजर का। अब वो 150 बच्चों को डिवाइड कर देगा 70, कितने ग्रुप हैं आपके, मान लो आपके 3 ग्रुप हैं, 50 50 50, तो यहाँ पे वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 50 बच्चे दूसरे ग्रुप के 50 बच्चे, और सॉरी तीसरा ग्रुप के 50 बच्चे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये है आरसीटी, समझ आया। जी सर, तो दूसरे जो हम प्रपोजल में लोग लिखते थे फिगर, पॉपुलेशन की फिगर मालूम नहीं होते हुए, तो वो तो आरसीटी में फिर
क्या फिगर आएगी, कुछ भी कह नहीं सकते नहीं, ना। सिनॉप्सिस में तो कुछ भी नहीं होता। विल बी, वी विल यूज आरसीटी, वी विल यूज दिस मेथड, पता होना चाहिए आपको। सिनॉप्सिस तो सारे फ्यूचर सेंटेंस में होती है। जैसे मेरे एग्जांपल में बोलूं, एमएस के पेशेंट मुझे 80 मिले अहमदाबाद से, ओ उसको फिर बाद में मालूम पड़ा कि काफी तो इंक्लूड ही नहीं हो पा रहे हैं, उसका स्टेज दूसरा तीसरा चौथा है, पहले स्टेज के ही मुझे लेने हैं जैसे। तो बाद में वो आरसीटी किया, उसमें भी एक्सक्लूजिंग क्राइटेरिया है कि जे उसको बीपी नहीं, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं होना चाहिए, तो बाद में तो बच जाएंगे बहुत ही कम, तो फिर वो चलेगा, छोटा सैंपल साइज। हाँ, सैंपल साइज कम हो गया आपका, लेकिन आरसीटी तो है ना वो। सैंपल साइज छोटा होता है तो यहाँ चला लेते हैं फिर। वो तो आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है मैम, आपका टॉपिक क्या है उसके ऊपर हिसाब से। सैंपल साइज तो जितना बड़ा उतना अच्छा रहता है, कम सैंपल साइज की वैल्यू कम होती है। मान लो आपको किडनी कैंसर के पेशेंट लेने हैं। अब किडनी कैंसर के पेशेंट ही पूरी इंडिया के अंदर 500 है मान लो, पूरी इंडिया में, और आपके स्टेट में क्या पता 10 हो। तो अब ऐसे पेशेंट को आप रिसर्च का टॉपिक बना रहे हो, तो सबको पता भी ऐसे पेशेंट मिलने ही नहीं है, तो 10 पे भी आपका पीएचडी हो जाएगी। डिपेंड करता है ना टॉपिक क्या है आपका। नॉर्मल ठीक है सर। हेल्दी बच्चे, भैया हेल्दी बच्चे तो कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए। हेल्दी बच्चे तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो बदल गया ना, टॉपिक के हिसाब से सैंपल साइज डिसाइड होता है हमेशा। सर ये जो आरसीटी लगाते हैं हम लोग, इसमें जैसे मान लीजिए 150 बच्चे निकले और इसमें से 50-50 में उसने डिवाइड किया, तो इसमें भी ब्लाइंड होता है, 2 लेयर ब्लाइंड और 3 लेयर ब्लाइंड होता है। तो इसमें जैसे 50 हैं, तो क्या हम पहले नाम लेंगे बच्चों का और उनको डालेंगे और ऑनलाइन फिर वो अपने आप सिलेक्ट करेगा रेंडमली, या कोडेड कैसे होता है ये? यहाँ पे रोल नंबर लगा देंगे उनके। रोल नंबर से ले लेंगे, या हमें जैसे नाम नहीं लेना है मान उनका? लो ये हमारी क्लास में अभी 25 बच्चे हैं, अब सभी लोग दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। हाँ जी। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं वंशिका जी को रोल नंबर 1 दे दूं, भारती जी को 2 दे दूं, मधु जी को 4 दे दूं, पूजा जी को 5 दे दूं, रेखा मैडम को 6 दे दूं। इस तरीके से मैं टोटल पूरे जितने भी बच्चे हैं सबको रोल नंबर दे दूंगा। ओके। और फिर उसमें ऑनलाइन रेंडमाइजेशन। रैंडमाइजर आप टाइप बट करो, उनके उनके गूगल पे नाम के आपको मिल आगे जाए। मुझे रोल नंबर लिखना होगा ना मुझे? हाँ, वो आप रफली नोट कर लेना कि 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका। ठीक। रैंडमाइजर नंबर देगा, वो तो नंबर में एक मतलब जो रैंडमली जो नंबर दे देगा रिसर्चर आपको। है उसको जो सैंपल्स हैं या सब्जेक्ट है उनके नाम पता होने चाहिए, या उसको छुपा के तो पॉसिबल ही नहीं होगा? अरे रफ लिस्ट के काम, ये रफ वर्क होता है, इसको दिखाना नहीं होता, रफ रफ वर्क होना चाहिए। ठीक। ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्रीनिंग में। अब हम असेसमेंट की बात करते हैं। तो फिर से मेरा सजेशन है, आप अपने रिसर्च में स्क्रीनिंग टूल जरूर लीजिए कोई ना कोई। तभी आपका जो पेपर है, आपकी रिसर्च है, उसकी वैल्यू होगी, ज्यादा वैल्यू होगी अगर स्क्रीनिंग टूल है तो आपके पास। और क्वेश्चनर ही सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग टूल में यूज किए जाते हैं। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव टूल भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनर ही यूज में आते हैं। अब बहुत सारे लोग जो क्वेश्चनर्स को मेन असेसमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। साइकोलॉजिकल है, कोग्निटिव है, फिजियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, बहुत तरीके के असेसमेंट टूल होते हैं। ठीक है, सर जो कॉग्निटिव क्वेश्चनर्स बताइए होते ना, हैं। थोड़ा कॉग्निटिव से क्या संबंध है अभी मतलब अभी कर देंगे, ये रहा कोग्निटिव। थोड़ा पेशेंस रखो सर, ठीक है, कोग्निटिव भी बताएंगे। तो साइकोलॉजिकल है, मेंटल हेल्थ को आपको चेक करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्लीप टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, बिहेवियरल टेस्ट है, एग्रेशन टेस्ट है, दुनिया भर के हजारों टेस्ट है। गूगल पर जाके टाइप करो साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स, आपके सामने हजारों क्वेश्चनर खुल जाएंगे। एक एक करके पढ़ो उनके मैनुअल को, उनका टारगेट क्या है उन क्वेश्चनर्स का, क्या वो टारगेट जो उनका एम है वो आपकी एम के साथ मैच करता है क्या। अगर मैच करता है और वो वैलिड भी है और वो अवेलेबल भी है, मैं तो कहूंगा पैसे तो आप बिल्कुल ना लगाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनर 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए के भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनर्स को आप यूज ना करो, वैसे ही यूज करो जो फ्री में अवेलेबल हो। ठीक है।
फ्री वाले लेंगे अच्छा रहेगा, अगर पैसे हो तो ले लीजिए, पेड वाले भी ले लीजिए, पैसे के ऊपर है, आपके ऊपर है कि नहीं, लेकिन मैं सुझाव नहीं करूंगा। लेकिन ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़ लेना भैया, ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चनर पेड हो और आप उसको यूज करो, और जब आप जर्नल में पब्लिश कराने जाओगे जर्नल वाले मांगेंगे, अच्छे जर्नल वाले मांगते हैं, लोकल वाले नहीं मांगते। टारगेट आपका अच्छी जर्नल है, वो बोलेंगे भैया अच्छा आपने जनरल हेल्थ क्वेश्चनर यूज किया है, ठीक है भैया दिखाओ, परचेज किया है क्या आपने, या चोरी छिपी यूज किया है इस क्वेश्चनर को, फंस जाओगे आप वहां पे। तो इसीलिए पहले पढ़ लेना वो क्वेश्चनर फ्री है या पेड है। पेड है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जरूर पढ़नी है सर ये बात, आप फ्री में याद रखना इस चीज को। अवेलेबल, सर फ्री में अवेलेबल रहते हैं ऑथेंटिक वैलिड वाले जो क्वेश्चन है? हाँ हाँ, 90-95% फ्री होते हैं क्वेश्चनर, 5-10% ही पेड होते हैं, क्या। फिजियोलॉजिकल क्वेश्चनर्स है, पेन को मेजर करने वाले हैं, पेन को बताते हैं, इचिंग को बताते हैं, फिजिकली बिहेवियर को बताते हैं। तो सीधा सा आप देखो यहाँ पे तो बस मैंने जो याद आया मैं टाइप करता गया हूँ, ठीक है। और भी मैं कह रहा हूँ हजारों टाइप्स के होते हैं, गूगल पे जाओ टाइप करेंगे, आपका एम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप लोग टाइप करोगे आपके सामने खुल जाएगा। मैं बाद में एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, कोई अगर चेक करना चाहता हो तो, ठीक है। अभी कोग्निटिव का क्वेश्चन दिया था, कोग्निशन में सबसे मेन मेमोरी होता है, लैंग्वेज होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, डिमेंशिया होता है। तो ये कोग्निशन के टास्क होती हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो जैसे कि मोका टेस्ट है, ठीक है। मोका तो टेस्ट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को बताता है। मोका टेस्ट आप गूगल पे टाइप करो, मोका टेस्ट क्या होता है पढ़ो उसको, और कोग्निटिव के रूप में स्क्रीन कर देगा। कोग्निशन आप वहां से यूज कर सकते हो। अगर आपका टारगेट ये है कि आपकी जो योगा इंटरवेंशन है वो बच्चों को एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने वाली, तो उसको लो। मेमोरी के भी बहुत सारे टेस्ट है, जैसे वेस्लर मेमोरी टेस्ट है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है वेस्लर मेमोरी टास्क, बहुत लोगों की पीएचडी हुई है इसके ऊपर। उसको यूज करो, वो मेमोरी के लिए होता है। लैंग्वेज का अलग से होता है, डिमेंशिया ये बोलने की बीमारी होती है, ठीक है, इसका अलग से क्वेश्चनर होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे कॉग्निशन है, तो कॉग्निशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे वो क्वेश्चनर उस टाइप के होंगे। गूगल पे टाइप करो मेमोरी क्वेश्चनर, आपके सामने आ जाएंगे मेमोरी के कितने सारे क्वेश्चनर होते हैं। और वहां पे ध्यान रखना वो मैनुअल में दिया मिलेगा कि ये क्वेश्चनर बच्चों के लिए है, ये क्वेश्चनर लड़कियों के लिए है, ये क्वेश्चनर एडल्ट्स के लिए है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं जो भी क्वेश्चनर आप ले रहे हो अपने रिसर्च में उसका मैनुअल जरूर पढ़िए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा मैनुअल अगर आपने नहीं पढ़ा तो। उसका मैनुअल में सारे डिटेल होती है उसकी, कौन यूज कर सकता है, कैसे यूज करना है, कितना स्कोरिंग है, ठीक है, इस टाइप की। टाइम हो कितना है हमारे पास, है थोड़ा सा, चलिए ये थोड़े ऑब्जेक्टिव टास्क हैं, ऑब्जेक्टिव टूल्स में आते हैं ये। और लेकिन इनका लाइसेंस लेना पड़ता है, मुझे पता नहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज में है कि नहीं है, लेकिन एसवीएसआई में तो है। क्योंकि अगर खाली स्टोप टास्क की बात करो तो 2 से 3 लाख रुपए का इसका लाइसेंस होता है, वो इंस्टीट्यूट को लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पे ले रखा है। इन सभी जितने भी टास्क है यहाँ पे सबके लाइसेंस है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो वहां पे चेक करना होगा आपको कि इसका लाइसेंस आपकी यूनिवर्सिटी को है क्या, लाइसेंस है तभी आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। स्टूप टास्क है, ये कलर टास्क होता है,
इसमें कलर होते हैं, ये आपकी जो है उसको बताता है, वर्किंग मेमोरी को बताता है ये स्टोप टास्क, और आप क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को बताता है। ठीक है, इसमें कलर दिए जाते हैं, सामने स्क्रीन चलती है, स्क्रीन पे मान लो रेड कलर पे 1 दबाया, ग्रीन कलर पे 2 दबाया, आपने कितना एक्यूरेट दबाया और कितना जल्दी दबाया, उसके हिसाब से ये स्टोप टास्क आपकी वर्किंग मेमोरी को बताता है कि कितना आपको याद रहता है। डिजिट स्पेन फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये भी वर्किंग मेमोरी के लिए होता है, वर्किंग मेमोरी को चेक करने के लिए। और वर्किंग प्लस विजुअल मेमोरी, इसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे मैंने बोला 1 2 5 7, अब मैंने आपसे पूछा चलो बताओ मैंने क्या बोला, फिर आप बोलोगे 1 2 5 7, मैंने ये तो हो गया फॉरवर्ड। अब मैंने कहा कि चलो बैकवर्ड बताओ, फिर आप बोलोगे 7 5 2 1। तो डिजिट स्पेन फॉरवर्ड बैकवर्ड ये मैन्युअली भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैन्युअली एरर होने के चांसेस है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सामने कंप्यूटर रख देते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और वहां पे आपके हाथ में माउस दे देते हैं, सामने कुछ बॉक्सेज होते हैं, वहां पे लिखा जाता है 1 2 5 7, फिर आपको वहां पे बताया जाएगा कि फॉरवर्ड डिजिट स्पेन आपको सिलेक्ट करना है या बैकवर्ड सिलेक्ट करना है, कितने करेक्ट आपने सिलेक्ट किए, इस तरीके से 30 40 50 राउंड्स रिपीट होते हैं। फिर आपको वो मशीन बताएगी कि आपकी वर्किंग मेमोरी इतनी है। एन बैक टेस्ट है, एन बैक मतलब कि नंबर बैक का टेस्ट होता है, एन बैक 1 एन बैक 2 एन बैक 3, जितने नंबर में से मैंने बोला, हम एन बैक 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ मान लो मैं अपनी कंट्री के नाम ले रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एन बैक 2 बताइए, मतलब कि 2 नंबर पीछे जाके बताना है, 2 नंबर पीछे था इंडिया। एन बैक 1 1 नंबर पीछे जाके बताना है आपको, बताओ एन बैक 1 क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान। एन 0 क्या है, बांग्लादेश। जो मैंने लास्ट में बताया वो 0 है, लास्ट से पहले बताया वो एन 1 है, उससे पहले बताया वो एन 2 है, मतलब कि यहां से आपको पता चलता है आपकी मेमोरी कितनी है, वर्किंग मेमोरी कितने ज्यादा एक्टिव होके आप सुन पाते हो, तो उन चीजों को मेजर करता है हमारा एनबैक टेस्ट। ठीक है, एवीएलटी ऑडिटरी वर्बल लर्निंग टास्क, सुनो और बोलो। मैंने 15 नाम बोले यहाँ पे, चेयर, बेंच, ग्रास, फार्मर, टीचर, एलिफेंट, बॉक्सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो बताओ मैंने क्या क्या बोला। तो ऑडिटरी वर्बल लर्निंग टास्क, सुनो, सुन के आप कितने आप आंसर कर पा रहे हो, इसमें 15 वर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, और उनको चेक किया जाता है कि आप लोग कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए, और कितने राउंड्स होते हैं, इसमें 5 राउंड्स होते हैं एवीएलटी में, फिर स्कोरिंग होती है। आपका टास्क है कि आपकी योगा करने से बच्चों की मेमोरी डेवलप होती है, और लेकिन उस मेमोरी को चेक करने के लिए आप एवीएलटी टास्क ले रहे हो। तो ये भी एक अच्छा एक टूल में आता है, बहुत अच्छा है ये, इसको भी यूज कर सकते हो अगर इस टाइप का आपका एम ऑब्जेक्टिव है तो। कोर्सी ब्लॉक है, इसको मैं भी अपने रिसर्च में ले रहा हूँ कोर्सी ब्लॉक को। तो कोर्सी ब्लॉक से हम क्या करते हैं, इससे विजुअल वर्किंग मेमोरी चेक करते हैं, इससे देखना स्क्रीन पे हो क्या रहा है उसको बताना। अभी मैं आपसे पूछूं, बताओ ये जो मेरा मार्कर है मैंने किस किस के ऊपर घुमाया, स्ट्रोप के ऊपर घुमाया, फॉरवर्ड के ऊपर घुमाया, एन बैक पे घुमाया, एवीएलटी, यानी कि ये मेरा मार्कर घूम रहा है, कहां कहां होके ये मार्कर गया, यानी कि आप विजुअली कितने कॉन्शियस हो, उस चीज को ये कोर्सी ब्लॉक बताता है। ठीक है, इस कोर्सी ब्लॉक में क्या होता है, ऐसे बॉक्स होता है, बॉक्स में 9 बॉक्सेज होते हैं, वो ब्लिंक करेंगे, एक बार एक बॉक्स ब्लिंक किया, दूसरी बार दूसरा ब्लिंक किया, फिर उसको सेट करना होता है कि पहले कौन सा ब्लिंक किया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होते हैं इसमें, जैसे मैंने भी नाम का बताया था ना, हाँ,
समझ पा रहे हो क्या? क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप समझ ही यस नहीं सर, पा रहे हो इन चीजों को? यस सर, समझ में आ रहा है। जैसे कि 9 बॉक्सेज है यहाँ पे, मान लो कि ये बॉक्सेज है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से, पहले एक ब्लिंक किया, फिर ये ब्लिंक किया, फिर ये ब्लिंक किया, ये ब्लिंक किया। अब पूछ रहे हैं कि बताओ स्टार्टिंग से एंड तक किस सीक्वेंस में ब्लिंक किया, तो ये इस तरीके से आपको भी प्रेस करना होगा। अब बैकवर्ड है, लास्ट से शुरुआत तक कैसे ब्लिंक किया, लास्ट में ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इस तरीके से 9 बॉक्सेज होती हैं। बार बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उससे चेक किए जाते हैं कि आपकी विजुअल वर्किंग मेमोरी कितनी है, तो वो हम कोर्सी सर, ब्लॉक कभी के जरिए मेजर कर सकते हैं। साइंस फेयर या फिर सर रीजनल साइंस सेंटर्स होते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे ऐसे होते हैं। बहुत जगह होते हैं मैडम, वो लाइसेंस लेना पड़ता है, और फ्री में तो गूगल पे मिल जाएंगे, फ्री का ट्रायल तो आप यूज कर सकते हो, फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। मिली सेकेंड्स में आपको दिखाता हूँ, मिली सेकेंड्स आप जब टाइप करेंगे ना, वहां पे ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। अभी ये वर्ड याद रख लेना, मिली सेकेंड्स इंक्विजिट, ठीक है, ये मिली सेकेंड्स पे जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे सर्चिंग का बटन होगा, वहां पे सर्च करो, मान लो कि आपका जो है, आपको मेमोरी से रिलेटेड आपको टास्क लेने हैं, ये वर्किंग मेमोरी टेस्ट लाइब्रेरी खुल गया, ये आगे सारे टास्क आपको खुल गए, देखिए एप्टीट्यूड, कंपोजिट, कॉम्प्लेक्स, पेन, एफ्लेक्टिव, एक एक करके पढ़ो उनको। डिजिट स्पेन, ये मैं भी आपको बता रहा था, डिजिट स्पेन के चलो हम पढ़ लेते हैं, डिजिट स्पेन क्या होता है, ये आ गया। ऑडिटेड डिजिट स्पेन टेस्ट, इसमें बोलेगा, जैसे मैं आपको बोल रहा था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब सीक्वेंस में बताओ, बैकवर्ड में बताओ, तो ये ऑडिटरी हो गया। ऐसे ही विजुअल में होगा, बताएंगे नहीं, वो ब्लिंक्स करेंगे, स्पिन फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरीके से। ये मैनुअल है, देखो मेरा मैनुअल, हर एक का मैनुअल को जब आप पढ़ेंगे तो ये इसकी डिटेल्स आएंगी, ये टेस्ट किस चीज को मेजर करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेजर ऑफ वर्किंग मेमोरी विथ 2 मेंस मेजर्स, द 2 एरर मैक्सिमल लेंथ विच इज द ट्रेडिशनल डिजिट स्पेन मेजर। तो इनकी डिटेल्स आपको मिलेंगी, इस टास्क में होता क्या है, कैसे इसको यूज करना है। इसी तरीके से हजारों टाइप्स के हैं ये, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादातर टास्क पेड होते हैं, ये इस टाइप के डिजिटल जो टास्क होते हैं। आप कौन से इंस्टीट्यूशन में हो, नहीं तो 2-3 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ जा सकते हैं, अगर इंस्टीट्यूट के पास नहीं है तो वो आप चेक कर लेना, मेरा काम बताना है। टावर ऑफ लंदन माय फेवरेट टास्क है, क्या जबरदस्त गेमिंग टास्क होता है, गेम की तरह होता है। यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी होगी, देख लेना, टावर ऑफ लंदन टास्क। बहुत सारे गेम्स भी होते हैं ना, मैं बनाता हूँ, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें 3 टावर्स होते हैं, ये मैंने टावर को मैं लाइंस के रूप में लिख देता हूँ। जैसे कि बॉल्स होती हैं, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, अलग अलग कलर की, और एक साइड में टास्क लिख देते हैं कि इन बॉल्स को आप इस ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस बॉल को उठाया, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, सेकंड को उठाया, उसको वहां शिफ्ट किया, तो जो आपका गोल है, और उसके हिसाब से इसकी पिक्चर वैसे ही बन जानी चाहिए जैसी वहां पे टास्क में दी गई है। तो यहाँ पे नोट की जाएगी कि आपने कितने अटेम्प्ट लिए और कितनी जल्दी रिस्पॉन्स किया, उसके बेसिस पे टावर ऑफ जो लंदन टास्क है, ये आपकी वर्किंग मेमोरी को बताएगा। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि इन 3 बॉक्सेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो उसके हिसाब से फिर आप इनकी पोजीशन डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिजिटल टास्क होते हैं, उनको आप अपने रिसर्च में यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक डाउट्स क्वेश्चनर से रिलेटेड हैं, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा देता हूँ।
जैसे यहाँ पे हमने यूज किया था अभी, देखिए आप बोलिए हम कौन सा क्वेश्चनर आप लोग ढूंढना चाहते हो, कोई भी बता, मैं वही ढूंढ के दिखाता हूँ आपको अभी सबके सामने। पास ढूंढिए Cognitive सर। वाले दिखा दो। हाँ जी, कॉग्निटिव से रिलेटेड सर। मान लो कोग्निटिव का आपने बोला है, कोग्निटिव मेमोरी उसके अंदर आती है ना, या एग्जीक्यूटिव टास्क उसमें आती है, तो यहाँ पे हम मेमोरी क्वेश्चनर्स लिख लेते हैं, ये रहा मेमोरी क्वेश्चनर्स। अब मेमोरी से रिलेटेड जो कौन कौन से क्वेश्चनर्स हैं, आप उसको यहाँ पे पीडीएफ जरूर डाल दीजिए, तो उसकी पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखिए मेमोरी फंक्शनिंग क्वेश्चनर, ये यहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, ये डाउनलोड हो गया क्वेश्चनर आपका। अब पढ़िए इस क्वेश्चनर को, क्या होता है इस क्वेश्चनर में, ये आ गया। ये मेमोरी को चेक करने का क्वेश्चनर, आप लोगों के सामने ही चेक किया मैंने कि अब इसके पढ़िए कि इसमें देखो 7 स्केल इसमें बताए गए हैं, और इसका क्या है, हाउ इज योर मेमोरी कंपेयर्ड टू द वे इट इज 1 ईयर एगो। आपकी मेमोरी क्या थी, खुद ही स्केल देना, आपको अपने आप को ही स्केल देना है। इसका मैनुअल कैसे देखेंगे बस सर? वो ऐसे टाइप करेंगे जैसे मैंने पीडीएफ टाइप किया, पीडीएफ की जगह मैनुअल लिख देना। एक मैंने जो अपने इसके रिसर्च के लिए, प्रपोज रिसर्च के लिए जो इसके क्वेश्चनर डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसको स्क्रीन पे शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा आप चेक करके बताएंगे क्या उसमें मैनुअल है? अरे सबका मैनुअल होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ही नहीं है जिसका उसमें मैनुअल डिटेल ना सारी दी हो। हुई है, बट लाइक मैनुअल आज आपने फर्स्ट टाइम मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया मैनुअल से। अभी तक मैं तो उसको डाउनलोड करके बैठा था कि यही है सब कुछ। ना ना ना, मैनुअल मिलेगा, कई बार मैनुअल ना जल्दी से नहीं मिलता, बहुत एक आदत सेकंड कई अगर कई दे तो दिन मैं भी आपको लग दिखा जाते देता हैं। हूँ। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सर, नहीं ओके तो ओके, भी रिकॉर्डिंग चल रही है, सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक ठीक। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जिसका मैनुअल ना हो ही नहीं सकती, और रिसर्च में होगा ही नहीं बिना मैनुअल के, चांस ही नहीं बनता। अगर मैनुअल है नहीं तो मतलब वो गलत है, फ्रॉड है। या तो आप नहीं ढूंढ पाए, मिलेगा जरूर, आप नहीं ढूंढ पाए ये होगा, होगा तो जरूर, ठीक है। या वो पेड होगा, ऐसा भी हो सकता है वो पेड हो, पैसे दे के ही मिलेगा वो मैनुअल। कई वो है तो होते हैं ऐसे लोग, अंग्रेज लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं, वो पेड करते हैं बहुत सारी चीज। या अभी उन लोगों ने मेहनत की है तो बनता भी है उन लोगों का पैसे लेना। आप लोग कल को कुछ मेहनत करोगे तो आपकी मर्जी है, आप फ्री करो, जैसे हम कोचिंग चलाते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर कोई फ्री चला सकता है भैया, वो मेहनत कर रहे हैं उनको पैसे भी लेना बनता है। तो वो तो इंडिविजुअल के ऊपर होता है, तो कोई लेता है कोई नहीं लेता है, ठीक है। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो बताइए, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, हैंड रेज करिए, कौन समझा सकता है हमें, और ये टॉपिक आपके रिसर्च में कैसे यूज होने वाला है। हैंड रेज करो पहले। मैं एक्सप्लेन करूंगा। गिरिराज सर, यस सर, माइक कैमरा खोलना सर, मुझे फीलिंग आती है कैमरा खोलने के अरे बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहा जी हूँ। सर, यस सर, तो यस। आज हमने बेसिकली क्वेश्चनर के बारे में पढ़ा, जो कि टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे रिसर्च में। और मेरा जो प्रपोजल है, प्रपोज रिसर्च है, उसमें भी मैंने क्वेश्चनर यूज किया है। तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, और रिलायबिलिटी के उसकी कंसिस्टेंसी को कैसे टेस्ट करते हैं वो हमने पढ़ा। वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी में भी कंटेंट वैलिडिटी होती है, फेज वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, ये सब चीजें होती हैं उसमें। उसके बाद फिर हमने जो स्क्रीनिंग होती है टूल और असेसमेंट टूल होता है उसके बारे में पढ़ा, कि उसमें हेल्थ और कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल, और सेम वैसा ही हमने असेसमेंट के अंदर पढ़ा। देन हमारा लास्ट में जो अभी टॉपिक चल रहा था कि टास्क के बारे में आपने बताया कि मेमोरी को टेस्ट करने के लिए कितने प्रकार के टास्क होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट।
हाँ, किसी के डाउट नहीं है तो फिर मैं गिरिराज सर का डाउट ले लेता हूँ, वो प्रेजेंट करेंगे। हाँ, पहले आप अपने डाउट ले लीजिए क्योंकि उनका थोड़ा बाहर का पर्सनल डाउट है वो। हाँ बोलिए निशा मैडम। हाँ गलती से हो गया है। ओके ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। यस गिरिराज सर दिखाइए आपका क्या प्रॉब्लम है प्रेजेंट करके। जी सर।